प्यारे बच्चों नमस्कार। हम हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य को पढ़ रहे थे। तो बीए बीएड के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर अपनी जो पहली पाठ्य पुस्तक है और उस पहली पाठ्य पुस्तक के अंदर हम लोगों ने आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, उसके साथ साथ वीरगाथा काल की परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ और उसके साथ साथ उस समय के जो रचनाकार और रचनाकारों की रचनाएं, तो उनका अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हमारा जो अगला बिंदु था तो वो था कि आदिकालीन जो साहित्य है प्राचीन समय के अंदर जो रचा गया, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी, मतलब उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को कहें या उसके जो वर्ण विषय कहें हम लोग, आदिकाल का वर्ण विषय क्या था कहने मतलब ये जो साहित्य रचना हुई उस साहित्य रचना के किसी विषय को लेकर के तो हम लोग रचना या उसको परिभाषित तो करते ही हैं। ठीक है, तो इस दौरान कैसा साहित्य लिखा गया, उस साहित्य के रचनाकार जो हैं उन्होंने उनके लिए वो किस विषय को लेकर के उन्होंने लिखा। तो ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है न केवल विविधात्मक अर्थात अनेक प्रकार की विविधता, उसके साथ साथ विविधात्मक और व्यापक रहा, अपितु उसमें उभरी हुई अनेक परंपराएं भी हमें देखने को मिली। और परंपराओं के जैसे जो रूढ़ी कह सकते हैं हम लोग, और परंपराओं और प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिन्होंने प्रवृत्ति साहित्य को प्रभावित किया। कहने का मतलब ये था कि यहाँ जो साहित्य सर्जन हुआ, ये जो साहित्य लिखा गया, उसमें ऐसी उस साहित्य का विषय ऐसा रहा कि उसमें अनेक प्रकार की परंपराएं देखने को मिली, कुछ ऐसी प्रवृत्तियां देखने को मिली, उनमें विविधता देखने को मिली, विविधता अनेक प्रकार जिस तरह से उसके साथ साथ प्रवृत्ति साहित्य को भी उसने प्रभावित किया। ठीक है, और इसमें और विशेष क्या रहा, उसकी खातिर वो कहता है कि ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर उनका जो मुख्य जो वर्ण विषय रहा, वो विषय रहा आपका श्रृंगार की प्रवृत्ति को लेकर के। एक बात उसमें भक्ति की प्रवृत्ति भी देखने को मिली। ठीक है, और उसमें श्रृंगार और भक्ति के साथ साथ उससे पहले जिक्र करें रस और साहित्य, कहना मतलब युद्ध प्रसंग वगैरह भी आएंगे आपके, किंतु ये विविधता किस प्रकार से उसमें देखने को मिले, श्रृंगार को लेकर के, भक्ति की प्रवृत्ति को लेकर के, जिसमें नाथों और सिद्धों से प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी रचनाएं की। जो हठ योगी थे, कपाल भात वाले थे, शिव और शाक्त को मानने वाले थे, शिव और शक्ति को मानने वाले थे। ठीक है, तो उन लोगों के अंदर या उन साहित्यकारों ने और अपनी जो रचनाएं की, तो उनमें आदिकाल के दौरान ऐसी प्रवृत्तियां मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये प्रवृत्तियां भक्ति काल में देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रवृत्तियां हैं उसमें रीतिकाल का थोड़ा सा भाव है वो देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ विविधताएं, ठीक है, इनके वर्ण विषयों को लेकर के, और उसके साथ साथ दिखाया गया कि इसमें विशेष जो आदिकालीन साहित्य है उसमें वीर रस की जो प्रवृत्ति वो पर्याप्त रूप से देखने को मिलती। मुख्य तो आप लोग ये मान के चलो कि मुख्यतः वीर रस जो है अपना, क्योंकि आदिकालीन साहित्य के अंदर इसको वीर गाथात्मक काल भी कहा गया है, और वीर रस को लेकर के और युद्ध प्रसंगों को लेकर के, उनके कुशल नेतृत्व को लेकर के, तो उनका वो जो चीजें हैं वो देखने को हमें मिलती हैं। तो वीर रस की जो प्रवृत्ति है पर्याप्त रूप से देखने को मिलती है। उसके बाद वो कहते हैं कि जिसमें हमें आदिकाल की मुख्य प्रवृत्ति का प्रभाव कह सकते हैं। इस वीर रस को हम आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति का जो प्रभाव है वो कह सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अधिकांश जो रचनाएं हैं वो वीर रस के अंदर ही हुआ करती थी, और जिस भी शैली के अंदर हुआ करती थी, तो इसको लेकर के उसके बाद वो कहते हैं कि इन प्रवृत्तियों के अंदर अलंकार, छंद जैसे जो प्रयोग हैं, जैसी प्रवृत्तियां, वो भी प्रवर्तित साहित्य में सहज रूप से देखने को मिलती है। कहने मतलब उस समय के जो साहित्यकार थे, उन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के अंदर काव्य शास्त्र के छंद और अलंकारों का भी प्रयोग किया, तो ऐसी प्रवृत्तियां हैं वो भी देखने को मिलती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि साहित्य में सहज रूप से देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ कहते हैं कि ऐसी स्थिति में ये कहना सरल
है कि आदिकाल की कई साहित्यिक परंपराओं में परिवर्तित साहित्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया ही किया है। अब उनका मानना है कि ये जो परिस्थितियां थी या ये जो स्थिति थी, उस स्थिति के अंदर ये कहना सरल होगा कि आदिकालीन जो साहित्य परंपराएं हैं, उन परंपराओं के अंदर परिवर्तित साहित्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया, क्योंकि उसमें जो साहित्य था वो मतलब कुछ उसमें परिवर्तन और परिवर्धन, थोड़ा सा उसमें वृद्धि थोड़ा सा घटा करके, और कहीं मतलब उसमें थोड़ा बहुत संशोधन हो रहा था, कहीं उसमें कुछ नया जोड़ा जा रहा था। तो ऐसा जो भाव है वो देखने को मिल रहा है। तो उन परंपराओं के अनुसार वो ऐसा कहता है। अब कहते हैं कि यहाँ एक तरह से आदिकाल की जो परंपरा ही बन गई थी। परंपरा क्या बन गई थी? माफ करना, परंपरा ये थी कि उस दौरान जो साहित्य का निर्माण किया जा रहा था, तो उन निर्माण के अंदर किन किन चीजों को सम्मिलित किया जा रहा था, जोड़ा जा रहा था उनके साथ। तो उसमें वो कहते हैं कि श्रृंगार को लेकर के, वीर रस को लेकर के, निर्गुण भक्ति को लेकर के, उसके साथ साथ नाथ और जैन और सिद्ध साहित्य का जो निर्माण है वो किया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं उन परंपरा के अंदर सम्मिलित थी। अब इन प्रवृत्तियों में थोड़ा सा और कहीं एक प्रवृत्ति तो ये देखने को मिल गई इनकी, वीर रस की पर्याप्त प्रवृत्ति देखने को मिली। आदिकाल के लिए ये प्रमुख प्रवृत्ति बता दी गई। अलंकार और छंद का प्रयोग कर दिया गया। साहित्य सरल और सहज रूप से देखा गया। ऐसी स्थिति में साहित्य की रचनाओं के अंदर किसी न किसी रूप से उसको प्रभावित किया। परंपराओं में देखें तो श्रृंगार, वीर, निर्गुण भक्ति और नाथ जैन जो सिद्ध साहित्य उसका निर्माण किया गया। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि राजस्थान में चारण कवियों द्वारा, अधिकांश कवि चारण थे। चारण जाति के जो भाट, हालांकि उनको राजपूतों के गुरु के रूप में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, और उनसे जोड़ा गया, किंतु उनकी खातिर बताया जाता है कि ये चारण जाति के भाट थे। तो राजस्थान में चारण कवियों द्वारा चरित्र काव्य भी लिखे गए। कहने का मतलब ये जो राष्ट्र साहित्य लिखा या चरित्र को लेकर के चरित्र चित्रण किया गया, वर्णन किया गया, तो उनकी खातिर बताया जाता है कि उन लोगों ने उनकी जीवनी को लेकर के एक तरह से और इसका जो निर्माण है किया। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो भी देखने को मिलती है। अब जैसा ये कह रहा है कि चरित्र काव्य का मुख्य विषय वीर गाथाओं से समृद्ध है। अब उन्होंने बताया कि ये जो चरित्र चित्रण किया गया, उस चरित्र चित्रण के अंदर और उन रचनाकारों का जो मुख्य विषय था ना, मुख्यतः कहने मतलब इनका जो वर्ण विषय था, तो वो वर्ण विषय रीतिकालीन साहित्य के, माफ करना, ये जो आदिकालीन साहित्य के अंदर है और वीर गाथाओं से समृद्ध था। ठीक है, इन रचनाओं को लेकर के ये लोग अपनी रचना किया करते थे। अतः इन्हें वीर गाथा काव्य भी कहते हैं। अब उनकी खातिर बताया कि वीरों के शौर्य, पराक्रम, साहस, ठीक है, उनकी वीरता, उनकी तो उनका बलिदान, तो इस चीज का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ उनकी राज व्यवस्था, ठीक है, और उनका व्यक्तित्व है। तो इन सब चीजों का जो वर्णन है या उनकी उस समय की जो संस्कृति है, तो इन सब चीजों का जो वर्णन है वो इसमें देखने को मिलता है। तो इस कारण है ये कहते हैं कि इन प्रवृत्तियों में और उनके वर्ण विषयों के अंदर है, अगर एक बिंदु तो वो और दूसरा ये, दूसरे के अंतर्गत जो चारण कवियों द्वारा चरित्र वर्णन किया गया वो। अब ये जो आदिकालीन साहित्य है, इस आदिकालीन साहित्य की सामान्य विशेषताओं पर अगर नजर डालें तो सामान्य विशेषताओं के अंदर इनकी प्रवृत्तियों में हमें ये देखने को मिलेगा कि युद्धों का सजीव वर्णन, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। युद्धों का सजीव वर्णन, इसके खातिर मैं आपको बताऊं कि ये जो अधिकांश कवि थे, ये अधिकांश कवि अपने आप में दरबारी कवि तो थे, किंतु दरबारी कवि होने के साथ साथ ये एक कुशल योद्धा भी थे। कुशल योद्धा से ये है कि वो लोग युद्धों के अंदर जाया करते थे, ठीक है, और युद्धों का अंदर जाने से और जिस तरह से युद्ध का जो है वो एक तरह से आंखों देखा जो हाल है, ठीक है, सजीव जो वर्णन है, इस सजीव वर्णन इसीलिए इसका नाम आया कि आंखों देखा जो हाल है, और उसका जो वर्णन करने में उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि
उसी को उन्हीं को लेकर के बड़ी रोचकता के साथ उसको प्रस्तुत किया जाता था। उदाहरण के तौर पर जिस तरह से हम लोग किसी खेल को अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे अभी वर्तमान समय में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उस दौरान जिस तरह से जैसे इंडिया के साथ किसी टीम का अमुक टीम का मैच है, तो उसका जो आंखों देखा जो हाल है, हम दूसरे दिन आकर के किसी अपने साथी के साथ अगर उसका जिक्र करें और किसी मतलब किसी की अच्छी बॉलिंग को लेकर के, किसी अच्छी बैटिंग को लेकर के, किसी अच्छे कैच को लेकर के, ठीक है, एक कुशल नेतृत्व को लेकर के, तो ऐसा कहने का मतलब जिस चीज को हम लोगों ने देखा है, ठीक है, उसके हम लोग साक्ष्य बने। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि यहाँ भी क्या है कि ये लोग मतलब सजीव वर्णन की बात आई तो वो कहते हैं कि एक तरह से साक्षी थे इस चीज के, कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से उनका जो युद्ध कौशल है उसको देखा। तो यहाँ उनकी सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत ये चीजें वो हमें देखने को मिलती है। दूसरा जो बिंदु है वो है वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। स्वाभाविक सी बात है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर ही रहे थे कि यहाँ जो अधिकांश रचनाएं हैं उन अधिकांश रचनाओं के अंदर वीर रस का प्रयोग किया गया है ओजस्वी शैली के अंदर, और उसके साथ साथ श्रृंगार रस का भी प्रयोग है वो हमें देखने को मिलता है। श्रृंगार अर्थात उनकी वेशभूषा, उनके अस्त्र शस्त्र, उनका कौशल है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी सुंदरता को लेकर के भी और जो काव्य में स्थान दिया गया है। तो इसलिए इसकी खातिर कहा जाता है कि यहाँ युद्धों का सजीव वर्णन, आंखों देखा वर्णन अधिकांश रचनाओं के अंदर वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। किंतु यहाँ कुछ कमियां रही। अब विशेषताओं के देखते हैं, यहाँ कुछ कमियां रही। उन कमियों को हम इस तरह से प्रकाश डालते हैं कि वो कहते हैं कि राष्ट्रीय भावना का अभाव। अब अधिकांश जो शासक थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं आपको, कि ये जो शासक थे वो अपने आप में क्या है कि जैसे ये मान के चलो कि भारत एक अपने आप में सुदृढ़ राष्ट्र, ठीक है, और उसके साथ साथ ये अधिकांश शासक जो हैं वो इस भारत में ये मान के चलो कि जिस तरह से अकेला राजस्थान ही, तो इसमें अलग अलग जो रियासतें होती थी ना, तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार के जो भाव है वो देखने को मिले। ये उत्तर भारत के शासक थे, या कह सकते हैं कि पश्चिम के थे, पूर्व के थे, दक्षिण के थे। तो ये लोग आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष ईर्ष्या का जो भाव है वो रखा करते थे, ठीक है, और किसी का राज्य वो स्थापित करने के लिए, हथियाने के लिए उनके साथ अनावश्यक युद्ध वगैरह करते रहते थे। उनको अपने राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं था, उनको पूरे राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अपना ये पश्चिम का जो गलियारा है हनुमानगढ़ के मार्ग से, और ये जो अरब कंट्री से जो विदेशी शासक आए, गजनवी, ठीक है, गौरी, तो ये कह सकते हैं कि तो ये लोग क्या है कि इस मार्ग से आते रहे और एक तरह से भारत के अंदर अपना साम्राज्य जो है स्थापित करते रहे। तो यहाँ अगर कोई कुशल शासक होते, हालांकि जैसे एक ब्राह्मण जो राजा रहे, उन्होंने उनसे युद्ध कौशल किया, लोहा लेते रहे, वीर गति को प्राप्त हो गए, हार स्वीकार नहीं कर सके और उन्होंने अपने आप को आत्मसर्ग कर लिया, ठीक है, अग्नि को समर्पित कर दिया। अंतिम शासक के रूप में पृथ्वीराज चौहान है, उनका भी हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। तो ये इन लोगों के बीच में थोड़ी सी राष्ट्रीयता का जो अभाव है वो देखने को मिलता है, ठीक है। राष्ट्र वैसे अलग अलग, जैसे ये कह सकते हैं कि हम अलग अलग राज्यों, अलग अलग प्रांतों को जोड़ करके और जिस तरह से हम एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उसी तरह से ये जो राष्ट्र, ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीयता का जो अभाव है वो देखने को मिला। उसके साथ साथ फिर इनकी विशेषताओं के अंदर प्रकाश डालने तो देखने को मिलता है कि जनजीवन के चित्रण का अभाव। अब इनको सिर्फ अपने युद्ध कौशल को लेकर के, अपनी वीरता को लेकर के, अपने अनावश्यक शौर्य प्रदर्शन को लेकर के, किसी राजकुमारी के हरण को लेकर के, ठीक है, और अपनी बाहुल्यता को लेकर के, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, तो इन लोगों में इस तरह की एक तरह की होड़ है वो, या एक तरह की जो परंपरा है या एक तरह की प्रवृत्ति है वो देखने को मिली। जबकि जो जनजीवन है समाज को लेकर के,
ये जो स्वदेशी राजा हैं, उन स्वदेशी राजाओं में एक तरह की कमी है वो देखने को मिली, क्योंकि जो आम जनता है वो स्वदेशी राजाओं के शोषण से भी एक तरह से पीड़ित थी, और जो बाहरी आक्रामकता थे तो उनसे तो पीड़ित थी, क्योंकि जो घर वाले ही जब उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे तो बाहर वाला तो करना ही करना था। तो इस तरह से यहाँ के जो जनजीवन है उसके अंदर ये जो चित्रण का जो अभाव है वो देखने को मिला। उसके बाद प्रकृति चित्रण, इनकी आदिकालीन विशेषताओं के अंदर प्रकृति चित्रण के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बिना प्रकृति के, बिना कल्पना के कोई भी रचना है वो संभव नहीं है। तो यहाँ प्रकृति के जो तीनों रूप है, उद्दीपन, आलंबन और अलंकृत, तो ये तीनों रूप हैं वो उनकी काव्य रचनाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। अब प्रकृति चित्रण के साथ साथ उस समय जो रसो काव्य लिखा जा रहा था, यह साहित्य की जो भाषा थी वो डिंगल भाषा थी। डिंगल भाषा का जो प्रयोग है वो किया जा रहा था। डिंगल भाषा के ऊपर एक दृष्टि डालें तो राजस्थानी मिश्रित मध्य राजस्थान की भाषा, और इसके ऊपर अपभ्रंश जो था, अपभ्रंश उसका जो प्रभाव है वो देखने को मिला। ठीक है, तो इसमें आदिकालीन सामान्य विशेषताओं के अंतर ये भी देखने को मिला कि जो साहित्य की जो भाषा रही, कहने का मतलब जिस तरह से हिंदी साहित्य का निर्माण किया जा रहा था, तो यहाँ जो प्राचीन आदिकालीन साहित्य की जो भाषा रही वो डिंगल रही, और जिस तरह से पिंगल भी थी, पिंगल को एक तरह से ब्रज का रूप माना गया है, किंतु यहाँ डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। अधिकांश जो रचनाएं हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं। अब रासो ग्रंथों की परंपरा की, इन भाषाओं के माध्यम से रासो ग्रंथों की परंपरा का वर्णन किया गया। जिस तरह से हम लोग आदिकाल के अंदर अधिकांशतः जिस तरह से पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, विशलदेव रासो, प्रमाण रासो, जयचंद रासो, तो अलग अलग रचनाकार रहे इनके। कोई चंद्रवरदाई है, कोई नरपति नाले हैं, कोई जगनीक हैं, ठीक है, कहीं केदार भट्ट हैं। तो सब साहित्यकारों ने अपनी काव्य रचनाएं की। काव्य रचनाओं के अंदर एक तरह से उन काव्य रचनाओं को रासों का नाम दे दिया, और रासों का नाम देने के साथ साथ इस तरह की जो परंपरा और प्रवृत्ति है वो हमें देखने को मिलती है। अब इसी क्रम में वो कहते हैं कि काव्य के जो दो रूप हैं वो दो रूप भी देखने को मिलते हैं। काव्य के दो रूप हैं, एक तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अशुद्ध साहित्य है, ठीक है, जो नाथ और जैनों के द्वारा जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, तो उनको उन्होंने साहित्य में स्थान नहीं दिया। जबकि जो शुद्ध साहित्य है तो शुद्ध साहित्य के रूप में उन्होंने इसको अपनाया। जो शुद्ध साहित्य है आपका, शुद्ध साहित्य के रूप में उन्होंने मुक्तक और जो प्रबंध रचनाएं हैं, उन प्रबंध रचनाओं को एक तरह से शुद्ध साहित्य का नाम दिया। और उस समय काव्य के जो दो रूप हैं, उन काव्य के दो रूपों के अंतर्गत इस तरह की जो रचनाएं वो देखने को मिलती थी। एक तो शुद्ध भाव से देखें तो मुक्तक अपने आप में स्वतंत्र भाव से की हुई रचना, जबकि प्रबंध है वो अपने आप में क्रमबद्ध तरीके से रची हुई रचना। इस क्रम में आदिकाल की सामान्य विशेषताएं, उन सामान्य विशेषताओं के अंदर जो छंदों की विविध रूप है, छंदों के विविध रूप है। वैसे तो देखा जाए तो छंद अपने आप में एक तरह का बंध है, जिसमें लय, गति, वर्णिक और मात्रिक है, जिसमें लय, गति, यति, ठीक है, और प्रवाह है, उसके साथ साथ मात्राओं की गणना वगैरह, ये सब सारी चीजें चलती रहती हैं। छंद है अपने आप में एक तरह से बंध, ठीक है, शब्दों का बंध, तो उसके अंतर्गत ये देखने को मिला। उसके साथ साथ उसमें बताया गया कि यहाँ जो आदिकालीन जो छंद का जिक्र करें तो उन लोगों ने उसके छंदों के अंदर ही विविध रूप देखने को मिलते हैं। छंद के वैसे देखा जाए तो दोहा है, सोरठा है, कवित है, सवैया है, छप्पे है, उसके बाद कुंडलियां हैं, ठीक है, उसमें के बाद गीतिका है, उसके बाद हरि गीतिका है। किंतु यहाँ छंद के अनेक रूप और देखने को मिले, विविध रूप। उन विविध रूपों के अंतर्गत तोटक, तोमर, गाथा, गाहा, आर्या, रोला, कुंडलियां, तो इस तरह से क्या है कि इनमें
विविधता है या विविध रूप है वो उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये कहते हैं कि यहाँ छंदों की विविधता को लेकर के बड़ी ही कलात्मक जो प्रयोग है वो किए गए हैं। कलात्मक प्रयोग कहने का मतलब अधिकांश जो राष्ट्र काव्य परंपरा और डिंगल भाषा के अंदर और काव्य रूपों में मुक्तक और प्रबंध काव्य की जो रचनाएं, उन रचनाओं को बड़े ही उत्कृष्ट ढंग से दिखाने के लिए, अपने आप में कुछ विशेष दिखाने के लिए उन्होंने क्या है कि इस तरह के छंदों का जो प्रयोग है वो किया। अब उसमें देखें तो कहते हैं कि ये जो आदिकालीन साहित्य है या आदिकालीन साहित्य के अंदर ये जो प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, इनके वर्ण्य विषय के अंदर कुछ संदिग्ध रचनाएं भी, एक संदिग्धता भी उनमें देखने को मिलती है। संदिग्धता मतलब एक तरह का भ्रामक भ्रांति, ठीक है। उस भ्रांति को लेकर के कहने का मतलब कुछ चीजें मैंने जैसे आपको पहले ही बताई कि उस समय घटित ही नहीं हुई या उनको उनके साथ जोड़ा गया तो उस समय का वो जो काल समय है वो समय सही नहीं था। तो उसके अनुसार वो कहते हैं कि जिस तरह से खुमान, परमाल, बिसलदेव, पृथ्वीराज रासों में निरंतर परिवर्तन और संशोधन है वो देखने को मिले। कहने का मतलब ये था कि इन कवियों ने अपने अनुसार ये जो रचनाएं थी उन रचनाओं को लेकर के और वो उसमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन और परिवर्तन है वो उनमें देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से उन्होंने इनकी काव्य रचनाएं की। इसके साथ साथ इसमें कहा जाता है कि अब ये जो आदिकालीन साहित्य है उन साहित्य के अंदर उनकी कुछ प्रवृत्तियां देखने को मिली। उसके अंदर मुख्यतः देखें तो श्रृंगार की प्रवृत्ति और भक्ति की प्रवृत्ति, नाथों और सिद्धों से प्रभावित होकर उन्होंने रचनाएं की। वीर रस की जो प्रवृत्ति वो पर्याप्त रूप से देखने को मिलती है। उसके बाद उस समय उन्होंने अलंकार और छंदों जैसे जो प्रयोग है वो भी देखने को मिले साहित्य को सहज बनाने की दृष्टि से। और ऐसी दृष्टि में कहना है कि इस तरह की जो परंपराएं वो परिवर्तित साहित्य में किसी न किसी रूप से वो है प्रभावित करती रही, चाहे वो भक्ति है, चाहे वो श्रृंगार है, चाहे निर्गुण भक्ति है, चाहे वीर रसात्मक नाथ संप्रदाय को लेकर के जैनों या सिद्ध साहित्य का निर्माण करती हुई। और उसके साथ साथ इन चारण कवियों ने इनका जो चरित्र चित्रण किया तो उस चरित्र चित्रण को लेकर के और उन्होंने वर्णन किया। और अगर विस्तृत ढंग से इसको प्रकाशित करें तो आदिकालीन जो सामान्य विशेषताओं में युद्धों का सजीव वर्णन, क्योंकि ये जो अधिकांश कवि थे उन्होंने आंखों देखा हाल इसका वर्णन, आंखों देखा हाल से और अपनी काव्य रचनाओं में इनका वर्णन किया। वीर और श्रृंगार रस को लेकर के इन्होंने काव्य रचनाएं की, उसको उन्होंने प्रधान रूप से प्रस्तुत किया। उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय भावना का अभाव देखने को मिला, उसके साथ साथ जनजीवन के चित्रण का अभाव देखने को मिला, ठीक है। और प्रकृति चित्रण को लेकर के और प्रकृति का जो अलंकृत और उद्दीपित रूप है उसको लेकर के उन्होंने काव्य रचनाएं की। इसी क्रम में उनकी साहित्य की जो भाषा है वो डिंगल भाषा रही और रस ग्रंथों की परंपरा के अनुसार उन्होंने काव्य रचनाएं की। काव्य के भी दो रूप देखने को मिले, मुक्तक और प्रबंध। और छंदों की जो विविधता है उन छंदों के अंदर तोटक, तोमर, गाथा, गाहा, आर्या, रोला, कुंडलियां और इसके साथ साथ बड़ी कुशलता के साथ उन्होंने कलात्मकता का प्रयोग किया। अंतिम निष्कर्ष में देखें तो प्रस्तुत जो रचना है या प्रस्तुत आदिकालीन जो साहित्य है उस आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में और उनके वर्ण्य विषयों पर प्रकाश डालने के पश्चात इस तरह का एक निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि इसमें कतिपय प्रवृत्तियां ही परिवर्तित साहित्य का आधार है। कहने का मतलब इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं वही प्रवृत्तियां ही इससे परिवर्तित साहित्य का आधार है, क्योंकि परिवर्तित साहित्य इसमें समय के अनुसार परिवर्तन और परिवर्तन है वो होता रहा। तो इसको लेकर के उन्होंने जिस तरह से काव्य रचनाएं की तो काव्य रचनाओं को लेकर के बताया गया कि ये जो प्रवृत्तियां थी वो प्रवृत्तियां साहित्य का आधार बने। तो इस तरह से हम लोग इस आदिकालीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाल सकते हैं। बाकी जो उस समय के रचनाकार, ठीक है, तो रचनाकारों के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पहले संक्षेप में पढ़ा भी है और उनकी जो रचनाएं हैं तो उनकी रचनाओं के ऊपर हम कल और उस पर प्रकाश डाल लें।